हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई 9th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम वहां से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई आगे की। क्या ये मुश्किल लगता है आपको? अगर ऐसा है तो भूल जाइए, अब नहीं होगा आपको ये परेशान, अब ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अगर आप इसे स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, एक था राजा एक थी रानी, और इनफैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको जानना है तो पढ़ाई ऐसे ही शुरू भी करनी पड़ेगी। सचमुच में इसमें एक राजा की कहानी है, एक रानी की कहानी है और उसके प्रजा की कहानी है। अब किस तरह से ये चीजें आगे डेवलप हुई और क्या हुआ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर गया, इसे ही हम जानेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, इन स्लाइड्स का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में दो और चीज मिल जाएंगी वहां पे। एक टेस्ट पेपर जिसे आप जरूर दीजिएगा, उसका भी लिंक वहां मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमसे बात करने का मन करे, आपको लगे कि कोई क्वेश्चन का और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको चाहिए, तो यहाँ इस लिंक में आप जा करके टेलीग्राम में जा करके अपनी बात को आप रख सकते हैं। मैं वहाँ मिल जाऊँगा, आपके क्वेश्चन को, आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा। राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं इस राजा और रानी की कहानी की तरफ और देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट में क्या था। कुछ मुश्किल ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर दो मेजर पात्र थे, बाद में 3 और जुड़ गए, यानी टोटल 5 कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले एक राजा था, पहले पार्ट में एक राजा था जिसका नाम था लुई 16, और ये 1774 में, देखिए 1774 में इसे राजगद्दी मिली। सो ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। और जब इसकी उम्र महज 20 साल थी तब इनकी शादी हो गई, और शादी हुई किससे? मैरी एंटियोनेट से। और अब आते हैं ये दूसरे कैरेक्टर, मैरी एंटियोनेट, और ये प्रिंसेस है ऑस्ट्रिया की, लेकिन बाद में शादी हो गई इनकी तो ये महारानी बन गई फ्रांस की। कहानी बड़ी अच्छे से चलती, कोई मुश्किल था नहीं, लेकिन हुआ ये कि अंदर से इकोनॉमिक स्थिति जो थी फ्रांस की वो थोड़ी हिल सी गई थी। राइट? तो अब आता है 3 और कैरेक्टर, क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है क्लर्जी, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग, ये पहले पात्र हैं। इनको कहा जाता था फर्स्ट स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन थे? ये क्लर्जी थे। These were the persons invested in special functions of the church। और ये एक तरह का टैक्स लेते थे, किससे लेते थे? थर्ड स्टेट से। तो पहले तो ये समझ लें कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग थे जो रिलीजन से रिलेटेड लोग थे। दूसरे में हाई रैंकिंग पीपल थे, फैमिलीज ऑफ कोर्ट के थे, रॉयल लोग थे, उनके रिलेटिव्स थे। राइट? तो ये लोग सेकेंड स्टेट कहलाते थे। और जो बचे कुछ इसके अलावा जितने भी लोग थे, जो लगभग 90% थे, ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। किसान हैं, कॉबलर हैं, कोई भी लोग हैं, बाकी सारे लोग इसमें आते थे। अब हुआ ये कि जो टैक्स का सिस्टम था वो ये था कि क्लर्जी जो फर्स्ट स्टेट है वो टैक्स लेता था किससे? थर्ड स्टेट से, और अपना रिलीजन को आगे बढ़ाता था, अपने काम चलाता था। जो टैक्स वो उससे लेता था उसका नाम था, उसका एक टर्म था, उसके कहते टीथे। तो भाई साहब एक चीज याद रखिएगा कि दांत से लेकर दुम तक टैक्स ही टैक्स देना पड़ता था। और देता कौन था? थर्ड स्टेट वाले, जो सबसे गरीब तबका था। दांत से दुम तक मैंने क्यों कहा? क्योंकि टीथे, आप देखिए, याद रखने के लिए मैंने यूं कहा, टीथे एक तरह का टैक्स था जो क्लर्जी लेते थे। दूसरा भी एक टैक्स था जो सेकेंड स्टेट था, जो नोबिलिटी का था, जो रॉयल फैमिली का था, वो एक टैक्स लेता था, डायरेक्ट टैक्स, उसे कहते हैं टेले। टेले, आप लास्ट का एल ही हटा दीजिए, टेल ही बचेगा। ठीक है, तो दांत से लेकर के, टीथ से लेकर के टेल तक सब टैक्स ही टैक्स देते थे गरीब लोग, थर्ड स्टेट वाले। और यहीं पर अगर राजा को जानकारी नहीं है कि किस हद तक खींचा जाए टैक्स, तो थोड़ा ज़्यादा जोर लगा देगा तो टैक्स देने वाले भी एक बार रिवोल्ट कर जाते हैं। आप किसी भी सिंपल भी आदमी को आप मारते रहो, कहीं कितना भी दुबला पतला हो, एक बार तो रिटेलिएट वो करेगा ही करेगा। और वही हुआ फ्रांस में।
तो यहां पर देखिए क्या है, अब फिर से मैं एक दो टर्म बता देता हूं क्योंकि आगे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक एक क्लर्जी जो फर्स्ट स्टेट वाले हैं एक तरह का टैक्स लेते हैं, उसका नाम है टीथे। नाउ नोबिलिटी भी टैक्स लेता है। नोबिलिटी कौन लोग हैं? ये लोग हाई रैंकिंग पीपल है, फैमिलीज ऑफ कोर्ट है, रॉयल फैमिलीज हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, और ये लेते हैं टेल। उनका जो टैक्स है उनका नाम है टेले, राइट। और थर्ड स्टेट बेचारे पूरा फसल उगाना, किसानी करना, सारे काम करना, मेजर जितने भी काम होते देश के, जिससे देश राजा और क्लर्जी छोड़ के जितने भी काम होते सब इन पे रहता है, ये कहलाते थे थर्ड स्टेट। और यहाँ से ही कहानी शुरू होता है कि इनका रोल क्या क्या हुआ और क्यों परेशानी हुई। तो आइए देखते हैं कि फ्रांस की इकोनॉमी, यहाँ पर यही सबसे बड़ा चीज़ था कि फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन इन 18th सेंचुरी, इसे आप समझे कि क्या हुआ था। अब देखिए फ्रांस अंडर लुई 16 क्या हुआ था, इनको 13 जो कॉलोनीज थे, मैंने बताया था कि ब्रिटेन उस समय में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री हुआ करता था और जगह जगह वो अपना कॉलोनीज बनाता था, कंट्रीज को जीतता था, उसको कॉलोनी बनाता था। और ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपका देश इंडिया भी उसका कॉलोनी था, राइट। तो इसी तरीके से 13 कॉलोनीज थे अमेरिका में। अब उन्होंने हेल्प मांगा होगा या डायरेक्ट हेल्प में चले गए, फ्रांस इन कॉलोनीज को छुड़ाने के लिए हेल्प शुरू किया, उनको आर्म्स दिया, उनको हर तरह से बैकअप किया। इसमें काफ़ी पैसे लगे इसको। ये कॉलोनीज तो फ्री हो गए ब्रिटेन से, लेकिन फ्रांस के पैसे नहीं लौटाए। अब फ्रांस मुसीबत में आ गया क्योंकि 2 बिलियन लिवरे तो ऑलरेडी लोन था इन पे, जिस पे 10% का इनको इंटरेस्ट भी लगता था, ऊपर से 1 बिलियन और भी ज़्यादा इन पे लोड बढ़ गया। अब फ्रांस के राजा परेशान हो गए, कैसे चलेगा। और राजा के खर्चे तो बहुत है ना, अब उनका अपना जो महल होगा उसके देखभाल के लिए चाहिए, जो स्टाफ के लिए चाहिए, जुडिशरी के लिए पैसे चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसे चाहिए, रोड्स के लिए चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। अब वो राजा है, कहीं जाके नौकरी तो नहीं करेगा, भाई साहब मुझे एक नौकरी दे दो, थोड़े पैसे कमाओ तो ये सब काम करो। वो राजा है, नौकरी नहीं करेगा, तो उसके पास एक ही रास्ता सोच रहा था कि टैक्स बढ़ा दो, राइट। तो आइए जरा सा हम यहाँ पढ़ लेते हैं क्या हुआ था। तो फ्रांस अंडर लुई 16 had helped 13 American colonies to gain their independence from Britain. The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion, right? 1 बिलियन और कर्जा बढ़ गया इन पे। लेंडर्स हु गेव द स्टेट, पहले से ही ऑलरेडी कर्ज था जिसपे 10% इंटरेस्ट लगता था, यही नहीं पूरा कर पा रहे थे ये लोग कि ऊपर से और ज्यादा चला आया मुसीबत। नाउ टैक्सेस वर इंक्रीज टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, अब टैक्स बढ़ा तो दिए क्या, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग। अब उनके कॉस्ट किस चीज के लिए बढ़ा रहे थे टैक्स, उनको पैसे चाहिए था फॉर व्हाट, फॉर मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी भी रखना था, कोर्ट के लिए खर्चे थे, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस खर्चे थे, यूनिवर्सिटीज के खर्चे थे, तो न्यूमरस खर्चे थे। अब ये राजा को अब ये टैक्स ही एक रास्ता दिख रहा था और यहाँ से मामला बढ़ता गया। और लिवरे देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा 24 लिवरे। नाउ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, दिस वाज डिसकंटिन्यूड इन 1794। तो तब तक तो था, जब ये रेवोल्यूशन हुआ था उस समय यही चलता था, ये आप देख लीजिए इसे। नाउ नेक्स्ट हम समझेंगे क्या हुआ था यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे जो सोसाइटी था, the society of states was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. अब सोसाइटी किस तरह का था थोड़ा समझिए आप। जो तीसरा जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें भी हायरार्की था, तो जो छोटे वाले लोग थे, जो छोटे तबके के लोग थे, उनको ऊपर वाले का, नोबिलिटी का और किसी का भी सर्व करना रहता था। इसको फ्यूडल सिस्टम की तरह ही था और इसके बारे में कभी बाद में आगे कोई चैप्टर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल समझे कि उनको सर्व करना था। अब उनके लॉर्ड्स जो थे वो अगर कहेंगे सब्जी लाना है तो इनको लाना है, खेत की कुड़ाई करनी है उनको करनी है, कुछ भी काम कराना है इनसे कराना था। ये एक तरह के स्लेव्स थे और इस तरह से हायरार्की बना हुआ था। अब देखिए सेकंड पॉइंट पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन वर पीजेंट्स। 90% ये बेचारे टैक्स देते थे और ऊपर के जो 10% लोग थे वो लोग टैक्स लेते थे और अपने जीवन शैली जबरदस्त तरीके से चलाते थे। कहीं ना कहीं जा करके जो टैक्स दे रहे हैं उनको ये बात समझ तो आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड ओन्ड बाय द नोबल्स, और जो जमीन था उसका 60% जो उसकी ओनरशिप थी वो नोबल्स के पास थी, चर्च के पास थी, रिचर मेंबर्स के पास थी।
तो इसका मतलब है कि मैं काफ़ी सारे लोगों के पास अपनी ज़मीन भी नहीं होगी, उनको किसी के अंडर में ही काम करना होगा, तो वो दबाव में रहते थे और टैक्स देना, पैसे बचते नहीं थे। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर आता है क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। वो जन्म से ही एक नोबिलिटी का बेटा फिर उसी पोस्ट पे जाएगा, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उनको टैक्स नहीं देना होता था, वो टैक्स लेते थे। नाउ चर्च इज टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेट जो चर्च था ये टैक्स लेते थे, उसको टीथेस कहते थे, फ्रॉम द पीजेंट्स। और हाँ, ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट इंक्लूडिंग। अब राज घराने में भी या नोबल्स को भी डायरेक्ट टैक्स इनको देना पड़ता था, और वो था, उसको कहते थे टेले, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं कि क्या हुआ। अब प्लाइट ऑफ कॉमन पीपल इन ओल्ड रेजिम। अब पहले जो था उसको ओल्ड रेजिम कहते थे, ठीक है, जिसके 3 पार्ट हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये सब ओल्ड रेजिम कहलाता था। आगे आपको समझाता हूं इस पे। अब क्या होता है, peasants were obliged, यहां देखिए, peasants were obliged to render services to the lord and to work in his house and fields and to serve the army or to participate in building roads। तो जो peasants थे उनको रोड भी बनाना है, अगर लॉर्ड ने कह दिया आर्मी में आ जाओ, कहीं पर लड़ाई करने चलना है, उसमें भी इनको चलना है, यानी पूरी बातें उनकी माननी रहती थी। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड मनी, जो ऑलरेडी बताया, टीथेस में लेते थे। द थर्ड स्टेट ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट एंड वन सच डायरेक्ट टैक्स वाज। तो ये जो टेले था ये डायरेक्ट टैक्स था, इसके अलावा भी कई टैक्सेस थे, इवन सॉल्ट पे टैक्स था, टोबैको पे टैक्स था, कई तरह के टैक्सेस वो देते उनके पास शायद ही कुछ बचता था। नाउ द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट। सो सिर्फ जो थर्ड स्टेट था, पूरा टैक्स देने का जो मेन लोड था वो उन्हीं को उठाना पड़ता था। अब यहां आगे क्या होता है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब करते करते हालत ऐसी होगी कि जीना भी मुहाल हो गया, दैट इज स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब क्या होता है, देखिए कुछ और भी चीजें हुई थी वहां पे। क्या हुआ कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज किया, उस हिसाब से वहां के रिसोर्सेज नहीं इंक्रीज किए। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन, 5 मिलियन लोग बढ़ गए बाई 1789, काफी बढ़ गए। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा था, डिमांड बहुत हो गया। हालत ये हो गई करते करते, जो गैप था पुअर में और रिच में, ये बढ़ता चला गया, क्योंकि पुअर टैक्स दे रहे थे, किसको दे रहे थे, वो रिच लोगों को दे रहे थे, और उनको वो और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। करते करते प्रॉब्लम यहां तक आ गई कि दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जब खाना के लिए भी आप मुहाल हो जाए, 2 जून रोटी आपको नहीं मिले। वहां रोटी नहीं, ब्रेड ज्यादा चलता था, जिसकी एक अलग कहानी है। और वहां के राजा ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो लड़ पड़े किससे, फ्रांस की लेडीज से। मतलब ऐसा कुछ किया, लड़ पड़े नहीं, ऐसा कुछ किया कि वो वहां की जो लेडी फोक थी वो नाराज हो गई, और दे दनादन कैसे शुरू किया वो दिखाता हूं आपको। ये देखिए फोटो आ गया। हुआ ये था कि ब्रेड वहां का स्टेपल फूड है, जैसे हम लोग का रोटी चावल दाल सब्जी ये स्टेपल फूड है हमारा, वैसे ही वहां पे ब्रेड स्टेपल फूड हुआ करता है। और वहां पे ये खरीदने के लिए लेडीज जाया करती थी। जब देखा सप्लायर ने कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि रिसोर्सेज कम था, ठीक है, फूड ग्रेन्स कम हो रहा था, जो कि उस जिससे वो बनता है वो कम हो रहा था, तो सप्लायर ने धीरे धीरे होर्डिंग शुरू कर दी। दुकानदार ने भी होर्डिंग शुरू कर दी कि और महंगा होगा तो और बेचेंगे। अब होता क्या था, लंबी सी लाइन लगी हुई है, लेडीज जा रही है, वहां तक जा रही है, अपने ब्रेड का जब टाइम आ रहा है तो कह रहे नहीं भैया ब्रेड खत्म हो गया। ठीक है, एक बार 2 बार हुआ होगा, कई बार लंबी लाइनें बच गई होंगी, उसके बाद जो पारा हाई हुआ ना, तो समझा दिया इन्होंने, दे दनादन दे दिया उस दुकानदार को, दुकान को ही तोड़फाड़ शुरू कर दिया वहां पे। बाद में तो और लोग भी सपोर्ट में आ गए थे, बट शुरुआत इन लोगों ने ये सारी चीजें कर दी थी, बिकॉज इट वॉज ऑल सबसिस्टेंस क्राइसिस, राइट। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, ये एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और सर्वाइवल आर एंडेंजर्ड।
यानी वो मरने की स्थिति में आ गए थे। इतना ज़्यादा कर्ज, इतना ज़्यादा टैक्स देते देते उनके पास कुछ नहीं बचता था। ये देखिए, ये ब्रेड्स है, वो उनका स्टेपल फूड है। ऐसे केस में जब सिचुएशन काफ़ी ऊपर बढ़ रही थी, थर्ड स्टेट एकदम परेशान था पैसा को देकर के, और ऐसा नहीं था, फर्स्ट सेकेंड स्टेट भी जो था, रॉयल्टी भी परेशान थी, क्योंकि राजा के पास पैसे की कमी थी। मैंने बताया ना कि 2 बिलियन लिवरेज का तो ऑलरेडी प्रॉब्लम था, उसके बाद उन्होंने और बढ़ा लिया। कहाँ से? तो 13 कॉलोनीज जो अमेरिकन कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंडर में, उसको लिबरेट कराने के लिए इन्होंने खर्चे कर दिए। अब देखिए क्या होता है, इस समय में जो मिडिल क्लास है उसमें कुछ लोगों के पास कुछ पैसे थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली और उनका लेवल बढ़ता चला गया, उनके पास ज्ञान हो गया, उन्हें समझ में आने लगा धीरे धीरे कि भाई साहब ये गड़बड़ बात है कि ये राजा जो है, ये रॉयल्टी मतलब वो कुछ भी करे, जस्ट बिकॉज वहां पैदा हुआ इसलिए वो बहुत महान हो गया और सारा कुछ कर ले वो। तो धीरे धीरे बातें और उबलने लगी अंदर अंदर। और देखिए क्या होता है, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास इस समय बढ़ रहा है। देखिए, दे अर्न वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो मिडिल क्लास कुछ बिजनेस में गया, उसके पास पैसे हो गए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग चले गए, इससे पैसा उनको बन गया, और कुछ वेल्थ उन्होंने ट्रेड करके, ओवरसीज ट्रेड करके भी उन्होंने काफ़ी कमा लिया। नाउ दी एजुकेटेड पीपल बिलीव दैट नो क्लास इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जन्म से किसी को प्रिविलेज मिले ये नहीं, सिर्फ जो क्वालिटी वाले हैं उनको मिले। ये नहीं कि आप इस जाति के हैं, इस जगह के हैं तो आपको सब प्रिविलेज मिले, उनको मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। और यही से धीरे धीरे शुरू होता है। अब देखिए, जो मिडिल क्लास था उसमें थे कौन लोग? तो लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, ये लोग बहुत थे। They were educated and against the privilege by birth. They were against the point कि किसी को privilege इसलिए मिले कि उसका birth एक खास family में, एक lineage में हुआ है। Now these ideas envisaging a society based on freedom, equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers. अब इसके बाद तड़का डालने के लिए इस सिचुएशन में आ गए कुछ philosophers, और जो जनता जागृत नहीं थी वो जागृत हो गई। कैसे हुई, आगे देखते हैं, कहानी का अगला मोड़ क्या आता है। सो फ्रेंड्स, अब जरा सा देख लेते हैं कि किस तरह से फ्रेंच फिलोसोफर्स का इम्पैक्ट हुआ और उसका क्या रिजल्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो फ्रांस में बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है, पूरी दुनिया के थॉट्स पे उनका इम्पैक्ट रहा है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में हम लोग 3 मेजर फिलोसोफर्स के बारे में यहाँ देखेंगे जिनका इम्पैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी बड़ा रहा। इसमें सबसे पहले जो थे वो थे जॉन लॉक। लेकिन ये बता दूँ, ये जो फिलोसोफर्स जो बोलते थे इसको स्प्रेड कैसे हुआ। अब सारे लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं उस समय में, तो जो लोग जैसे सलून से बैठते थे या कॉफ़ी हाउस से बैठते थे या चाय कॉफ़ी नुक्कड़ टाइप के किसी जगह पे बैठ के वो डिस्कस करते थे, वो बातें करते थे, और इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो स्प्रेड होना शुरू हुई। और साथ में उसमें जो मेन तड़का लगा वो ये 3 फिलोसोफर्स का लगा। तो ये 3 फिलोसोफर्स में जो सबसे पहले थे, अब देखिए आप जरा से इमेजिन कीजिए, ये राजा रानी का समय है, राजा जो कहेगा प्रजा को मानना है। उस टाइम में कोई अगर ये कहता हो कि राजा कोई डिवाइन नहीं है, राजा कोई भगवान का रूप नहीं है, राजा भी गलतियां करता है, उसकी सारी बातों को मानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन की बात की, ये 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की एक बुक निकाली थी जॉन लॉक ने, उसमें उन्होंने लिखा, ही रिजेक्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, यानी मोनार्क यानी राजा एब्सोल्यूट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे आपकी तरह ही इंसान है, गलतियां उससे भी हो सकती हैं। तो ये उस समय भी किसी ने कहा ऐसी बात, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये जॉन लॉक ने ऐसी बात कही। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे, मतलब जॉन लॉक ने फिर अफदर और भी उस बात को और एक्सपैंड करूँ आपको बताने के लिए, तो उन्होंने कहा किंग इज नॉट गॉड, किंग इज नॉट डिवाइन, नॉट एब्सोल्यूट फिगर, कि आप उसकी सारी गलतियों को भी मानो, ये ज़रूरी नहीं है। नाउ डिवाइन मानना बंद करो, राजा का बेटा राजा हो, रानी की बेटी रानी हो, ये ज़रूरी नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी जो जॉन लॉक ने कही थी।
अब इन्होंने जो बात कही उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब इसके बाद आते हैं रूसो, और रूसो का क्या कहना है कि जो गवर्नमेंट बने और जो पब्लिक होना ये चाहिए कि लोगों का अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये एक तरह की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि सोसाइटी और गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होना चाहिए और गवर्नमेंट को वैसे एक्ट करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हुई हैं। तो रूसो की एक बुक आई द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसने काफ़ी ज़्यादा पलीता लगाया वहाँ फ्रांस की सोसाइटी में इस बात को लेकर। उसके बाद रही कहीं जो कसर थी वो मॉन्टेस्क ने पूरी कर दी। इन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी अच्छे से चलेगी अगर उसमें डिवीजन ऑफ पावर हो। इसका मतलब है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों चीजें अलग अलग इसके फंक्शनरीज हो। ये नहीं हो कि सब एक ही के हाथ में हो, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी अच्छे से तभी चलेगी जब डिवीजन ऑफ पावर हो। इसका मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग हो। तो इन तीनों की बात से बहुत बड़ा फर्क आया। और उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। उसके बाद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे देखते हैं। ऐसा नहीं कि लुइस 16 ने कुछ कोशिश नहीं की थी, कुछ कोशिश उन्होंने की थी कि चीजें ठीक हो जाए, बट हो नहीं पाई। नाउ द लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द फ्रांस। बहुत पैसों की जरूरत थी, टैक्सेस की जरूरत थी। तो क्या हुआ कि इन द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैड। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट एंड टर्न है, उसको ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि मोनार्क खुद से टैक्सेस को पूरा ऐसा बोल दे कि इतना टैक्स बढ़ गया, उस पर इतना टैक्स लग गया। वहां पर एक सिस्टम था। सिस्टम ये था कि in the old regime the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather he had to call a meeting of the state general. अब ये याद रखिएगा, state general which would then pass his proposal for new taxes. अब एक स्टेट जनरल को बुलाया जाता है और वहां पर वो डिसाइड कर, मतलब राजा जो बोलता है फिर स्टेट जनरल से वो पास होता है और उसके बाद वो टैक्स लगना शुरू होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी, एक पॉलिटिकल बॉडी था टू विच 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो तीनों स्टेट थे आपके, फर्स्ट स्टेट था जो क्लर्जी था, जो रिलीजन से रिलेटेड जो लोग थे, दूसरे जो नोबल्स थे और तीसरे जो आम जनता थी, तो थर्ड स्टेट। अब ये लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। अब देखिए क्या हुआ था। द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड when to call the meeting of this body। अब ये मोनार्क के ऊपर था कि इस बॉडी, ये जनरल, ये स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाए। तो वैसे इन्होंने बुलाया, राइट। वैसे ये जो मीटिंग हुई थी इसके पहले 1614 में, आप सोच लीजिए लगभग मोर देन 150-160 ईयर्स पहले की बात है जब ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। अब उतने साल के बाद बुलाई जा रही है। जनता में भी बहुत इस बात की क्यूरियोसिटी थी कि भाई कुछ जरूर बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो एनीवे देखते हैं क्या होता है और उसके बाद जब ये मीटिंग बुलाई जाती है तो कौन कौन लोग आते हैं और क्या होता है। अब देखिए 5 मई 1789 को लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल इन वर्सेल्स। ओके, अब ये एक मीटिंग बुलाते हैं। अब मीटिंग में कौन आता है, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं यहाँ पे, एक पॉलिटिकल बॉडी है। तो फर्स्ट स्टेट से यानी कि द क्लर्जी वाले एरिया से 300 लोग, 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 300। इसी तरीके 300 रिप्रेजेंटेटिव नोबल ग्रुप से भी आते हैं, यानी सेकेंड स्टेट से भी आते हैं। और थर्ड स्टेट से जो सबसे बड़ा चंक है वहां से 600 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। सुनने में तो बहुत सही लगता है कि जो थर्ड स्टेट है वो इतना बड़ा है तो वहां से काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है, वो देखिए क्या होता है। उसके बाद जब बारी आती है वोट देने की तो हर स्टेट को एक वोट मिलता है। अब आप सोचिए टैक्स बढ़ाना है तो भाई साहब जिसको टैक्स मिलेगा वो तो इस पे रोक नहीं लगाएगा। तो स्टेट फर्स्ट स्टेट ने बोला कि नहीं ये टैक्स लगना चाहिए, इसे पास करो। सेकेंड स्टेट ने भी यही कहा कि इसको पास करो। थर्ड स्टेट बोल रहा है कि हम नहीं मानते इस बात को क्योंकि ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
हम 90% लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम से कम हर इंसान को, हर रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। तो 300 उनका होगा, 600 इनका होगा, तो फिर रिजल्ट कुछ अलग होगा। लेकिन राजा नहीं मानते। और इसके साथ एक और चीज बता दूं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, इसमें सारे लोग तो आ नहीं पाए थे, विमेन तो अलाउड ही नहीं थी। अब क्या हुआ था कि अपनी बातों को रखने के लिए मोर देन 40,000 लेटर्स मिले थे थर्ड स्टेट को कि भाई अब जब मौका मिले तो मेरी बात को भी आगे बढ़ा दीजिएगा। 40,000, सोचिए कितने बड़े सोसाइटी को, कितने बड़े चंक को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर भी राजा उनकी बात को नहीं माना कि पर रिप्रेजेंटेटिव पर एक वोट की बात करें, तो राजा नहीं माना। तो इसमें होना यही था, जो थर्ड स्टेट था वो वॉकआउट कर गया, वहां से भागकर चला गया। लेकिन वो रुके नहीं। अब यहाँ पर एक देखिए लिखा आ रहा है 1 वोट इनको, ठीक है, क्लर्जी ग्रुप को 1 वोट मिलता है। उसी तरीके से नोबल्स को 1 वोट मिलता है, और इतनी बड़े क्राउड को 1 वोट मिलता है। ये फोटो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि ये सही चीज नहीं था। आप किसी को कब तक दबा कर रख सकते हैं? तो फिर क्या होता है उसके बाद देखते हैं। अब आता है 20 जून की बात है। 20 जून को हुआ ये कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबलीड इन अ हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स में एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे ये थर्ड स्टेट वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये फिर मिलते हैं। लगभग 1.5 महीना, पौने 2 महीने के बाद मिलते हैं, क्योंकि 5 मई को हुआ था, उसके बाद 20 जून को ये मीटिंग हो रही है। अब ये लोग मिलते हैं। अब यहाँ पर केवल यही लोग हैं, और इस जगह पे इन्होंने नेशनल असेंबली बनाने की घोषणा कर दी। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। यानी कि वो जो आपका स्टेट जनरल वाली बात थी, अब हम उसमें नहीं है। हमारा अपना एक ग्रुप है जिसको नेशनल असेंबली बोलेंगे। और यहां इन्होंने कसम खाई, दे स्वोर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने स्वेर किया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क के पावर को लिमिट करने के लिए इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली बनाने का फैसला किया। अब आगे देखिए, अब इसमें जो लोग थे जो रिप्रेजेंट कर रहे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पीजेंट सोसाइटी था या गरीब लोग ही थे। इसमें कुछ लोग नोबल्स की तरफ से आए थे, कुछ लोग प्रीस्ट वाले साइड से भी आए थे, बहुत अमीर लोग थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे इसमें मरेबियो एक थे जो नोबल ग्रुप से आते थे, नोबल फैमिली से आते थे, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड स्टेट को। उसी तरीके से एबेसिस भी प्रीस्ट फैमिली से आते थे, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो थर्ड स्टेट को, राइट। तो थर्ड स्टेट सिर्फ उन लोगों का नहीं था जो बहुत गरीब थे। अब आगे चलते हैं, क्या हुआ। आप इनका अगर पिक देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का इनका। ओके, यहाँ पर देखिए मरेबियो, ये मिराबियो। ओके, फ्रॉम नोबल क्लास फैमिली मेंबर लेड द नेशनल असेंबली इन टेनिस कोर्ट ऑन 20 जून 1789। सिमिलरली एबेसिस फ्रॉम प्रीस्ट class family member led the national assembly in tennis court on 20th of June, right? तो ये लोग, ये दोनों थे, काफी बड़ा इनका मान था वहां। अब आगे बढ़ते हैं। Marabi bought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles। जबरदस्त ओरेटर थे ये, और इन्होंने क्राउड को बहुत जबरदस्त तरीके से एड्रेस किया। अब आगे आते हैं, एबेसिस ने क्या किया। ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, एक पैम्पलेट लिखा जिसमें बताया कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उसका क्या वैल्यू है, उसको समझना चाहिए अपना वैल्यू। तो ये तड़का मारा एबेसिस ने, राइट। अब इस तरीके से यहां पर तो फैसला हो गया नेशनल असेंबली का। इसको शॉर्ट में बता दूं, एक टेनिस कोर्ट था वर्सेल्स में जहां पे थर्ड स्टेट मिलता है। वो लोग एक नेशनल असेंबली खुद को डिक्लेयर करते हैं और फैसला करते हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और ऐसा नहीं था कि वो थर्ड स्टेट के ही थे। कुछ ऐसे लोग थे जो नोबल फैमिली से में जन्म लिए थे, जैसे मेरेबियो थे, या फिर प्रीस्ट फैमिली के एबेसिस थे। इन लोगों ने जनता को काफी बढ़िया से संबोधित किया, उनके वैल्यू को बताया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये इन दोनों का पिक है और उनकी बातें लिखी हुई है। नाउ द कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फ्रांस। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द फ्रांस में क्या हुआ। इन लोगों ने एक असेंबली बनाई, जो कुछ भी किया, उसके बाद क्या होता है। उसी समय में मुसीबत ये थी कि एक तो टैक्स दे ही रहे थे सब, या बहुत ज़्यादा
टैक्स थे, लोग परेशान थे, पैसे नहीं थे उनके पास, थर्ड स्टेट के पास बहुत गरीबी थी, फर्स्ट के पास भी थी जो मैंने बताया। उसी समय में कुछ इतने ज़ोरदार वो मतलब ओले पड़े, ठंड पड़ी कि जो हार्वेस्ट था वो भी पुअर हो गया। अब इस तरीके से ब्रेड का प्राइसेस जो था वो बढ़ गया, जो उनका स्टेपल फूड है उसका दाम बढ़ गया। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड दिस सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। अब बेकर्स भी बड़े इंटेलिजेंट थे, मौके का फ़ायदा उठा रहे थे, वो देख रहे थे इसका दाम बढ़ेगा, इसको होर्डिंग कर लो। अब होर्डिंग करने से जितना जनता को चाहिए उनको ब्रेड नहीं मिल पा रहा था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। ये देखिए, ये तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। कोई भूखा नहीं रहेगा ना, वो भूख जब लगेगी ना तो उस समय बहुत पावर आ जाता है, और वो पावर देखना हो तो यहाँ देख लीजिए। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब काफी केओस हो गया था, इधर वीमेन लड़ रही थी, वहाँ छोटे छोटे जो किसान फैमिली थे, जो पीसेंट्स थे, वो अपने लॉर्ड्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, और वो फावड़े लेकर के और कई कई तरह के जो किसानों के पास जो चीज़ें होती हैं उससे वो लोग अटैक करना शुरू कर दिया था। अब होता है कि 14th ऑफ जुलाई आता है। 14th ऑफ जुलाई एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बैसिल। नाउ बैसिल क्या था? बैसिल एक तरह का जेल था, और 14 जुलाई को ये सारे लोग सबसे पहले जेल पे अटैक किए, क्योंकि एक सिंबॉलिक था कि राजा को कभी भी जब कोई किसी के अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट कुछ बोला तो उसको जेल में डाल दो। तो सबसे पहले जेल को तोड़ो, और वहाँ जो इनके लोग बैठे हैं जो कि डेफिनेटली जेल के अंदर जो होंगे वो राजा को अप्रिशिएट थोड़ी कर रहे होंगे, तो उनको भी तोड़ करके बाहर लाओ। ठीक है, अब इसको तोड़ करके जेल को तोड़ के बाहर लाए। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स who were on their way to destroy the ripe crop। अब एक र्यूमर उड़ गई। र्यूमर ये उड़ा कि जो लॉर्ड्स हैं वो लोग गुंडों को हायर कर रहे हैं। ओके, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स गुंडे को हायर कर रहे हैं, और गुंडे चल चुके हैं हमारे क्रॉप्स को, जो पीसेंट्स के क्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, अब ये जो र्यूमर ही हुआ, इसके चलते क्या हुआ कि अच्छा ठीक है, वो मुझे मारेंगे, उसके पहले हम ही उनको पीटेंगे, और यहाँ से बात आगे बढ़ गई। नाउ छोटे किसान या पीजेंट्स जो थे, आर्टिसंस जो थे, सारे लोग दे स्टार्टेड लूटिंग ग्रेन्स एंड डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। अब बहुत से तो कर्जे में थे, बहुत से लोग कर्ज में थे, तो सबसे पहले लूट शुरू हुआ, डिस्ट्रॉय करना शुरू हुआ। जितने पेपर्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि किसको कितना ड्यू है, सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। ठीक है, कैसल एंड स्टेट बिल्डिंग्स अटैक बाय पीसेंट्स। तो बड़े बड़े राजमहल जो थे, जो लॉर्ड्स के बड़े बड़े कैसल्स थे, उसको जो थर्ड स्टेट था उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। राइट, लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड। अब लुई 16, अब तो बहुत देर हो चुकी थी, पूरी जनता एकदम एजिटेटेड थी, और लुई मानने को तैयार नहीं थे कि मैं नेशनल असेंबली भाई कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, जनरल स्टेट ही चीज़ है, हम उसी को मानेंगे, उसी तरीके से तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वही करेंगे। बहुत समय तक वो इस तरह से करते रहे, लेकिन जनता अब उखड़ चुकी थी। तो क्या हुआ कि नेशनल असेंबली को उसके बाद फाइनली लुई 16 ने रिकग्नाइज कर लिया। ऑन 4th of August 1789 डिक्री पास्ड एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो जो पहले का सिस्टम था उसको हटा दिया गया। अब छोटे किसानों को, छोटे लोगों को ऐसा नहीं था कि अपने जो लॉर्ड्स हैं उनको सेवा ही करना है, ये फ्यूडल सिस्टम को तोड़ दिया जाएगा, और टैक्सेस या ऑब्लिगेशन था उस पर भी अब चेंजेस आएगा। दिस वॉज नोन एज ऑगस्ट डिक्री। यही ऑगस्ट डिक्री था जिस समय लुई 16 ने ये माना। किसको माना? नेशनल असेंबली को माना, और उसमें उसके द्वारा प्रपोज जो बातें थी उसको माना। नाउ मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। अब जो क्लर्जी थे उनको भी अपने प्रिविलेज छोड़ने पड़े, यानी टीथे बंद। Next, teeths were abolished and lands owned by churches were confiscated। और उसके बाद क्या हुआ कि जितना चर्चेस को बहुत, ये जो रिलीजियस जो ग्रुप होता है ना, इनको बहुत दान मिलता है, तो इनके पास बहुत लैंड था, तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, क्योंकि राजा के पास, आपको मैंने बताया ना, 2+1 3 बिलियन लोन था इनके पास, जिसको कि ये लीवर्स का लोन था, जिसको कि ये रिलीज करना चाहते थे, उसको ईज करना चाहते थे। तो इनको एक मौका मिल गया यहाँ पे
जो लैंड कॉन्फिस्केट किया गया उससे 2 बिलियन लीवर्स का फायदा हुआ, एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। तो इस तरीके से सरकार ने वो पड़ी हुई जमीन जो क्लर्जी के पास थी उसको लेकर के और काफी धन का इकट्ठा कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ बताया हुआ कि चैट्यू क्या होता है और मैनोर क्या होता है। चैट्यू होता है जो राजा का कैसल होता है, राजा का जो बिल्डिंग होता है उसको काफ़ी बड़ा होता है, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं होता, काफ़ी ज़मीन होती है, कई बार उसमें पॉन्ड्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। राजा का है तो बड़ा सा होगा। मैनोर होता है लॉर्ड्स लैंड, वो थोड़ा सा उससे छोटा होगा, बिल्डिंग होगा, कैसल होगा, बिल्डिंग होगा, बट उतना बड़ा नहीं होगा जितना राजा का होगा। यही डिफरेंस है। यू कैन सी द पिक ओवर हियर, ये चैट्यू का पिक है, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा जमीन है, काफ़ी बड़ा है ये। Now, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस में ये चेंज आया। क्या चेंज आया? 1791 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड बाय नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली बना था, इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव था लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। मेन ऑब्जेक्टिव यही था, मोनार्क के पावर को लिमिट करो, राइट। अब अगला स्टेप में क्या था कि ये नेशनल असेंबली के मेंबर को कैसे इलेक्ट किया जाए। इसके लिए पूरी जो सोसाइटी थी उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो लोग वोट दे सकते थे, लेकिन वोट देने का ये जो अधिकार मिला, ये किसको मिला? ये उनको था जो मेन थे, यानी मेल थे। दूसरा, उनका एज 25 ईयर्स होना चाहिए। और तीसरा, उनको इतनी कैपेसिटी पैसे की होनी चाहिए कि कम से कम 3 दिन के जो लेबर का जो पैसा मिलता लेबरर्स का, उतना टैक्स देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जिसके पास भी ये तीनों चीजें थी, दे वर गिवन द राइट टू वोट, राइट। तो ऐसे लोग एक्टिव सिटीजन में थे। और जो बच गए लोग थे जिसमें विमेन थी, सबसे इंपॉर्टेंट, विमेन का रोल नहीं था वहां, तो विमेन थी या जो पैसे से कमजोर थे वो लोग थे, या बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, राइट। उन लोग को वोटिंग का राइट नहीं मिला। अब ये लोग जिनको वोटिंग का राइट मिला, उनका आगे काम क्या था वो देखते हैं। अब एक्टिव सिटीजन्स जो थे, जो 25 ईयर्स से ऊपर के थे, जो मेन थे और जिनके पास पैसे अच्छे थे, वो लोग एक्टिव सिटीजन में जो थे, उनका पहला काम था कि जो अपने लोगों में से, फॉर एग्जांपल एक्टिव सिटीजन से 2 लाख थे, उसमें से 50,000 इनको इलेक्टर्स चुनना था। ये इलेक्टर्स का काम क्या था? ये 50,000 इलेक्टर्स फर्दर 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, राइट। तो ये जो नेशनल असेंबली था, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता था सिटीजन के द्वारा। कैसे? तो जो एक्टिव सिटीजन थे, यानी जो लोग वोट दे सकते थे, वो पहले 50,000 लोगों को इलेक्ट करेंगे, और वो जो इलेक्टर्स थे वो फर्दर फिर 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, राइट। इस तरीके से ये बनता था। और ये जो 50,000 इलेक्टर्स थे, इनका दूसरा काम भी था, ये जुडिशियरी भी, यानी जजेस को भी ये इलेक्ट करते थे। अब देखिए, वो जो हमारे जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे तीनों, उन लोगों का बात अब धीरे धीरे सब होने लगा। और लास्ट वाले जो थे, जो तीसरे थे, मॉन्टेस्क्यू, तीनों ने कहा था कि सोसाइटी तभी अच्छे से चलेगी जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा, और वो हो गया। अब यहां पर जुडिशियरी बन गया। जजेस को किसने इलेक्ट किया? पब्लिक ने इलेक्ट किया इनडायरेक्टली। लेकिन अब जुडिशियरी अलग हो गया, लेजिस्लेटिव अलग हो गया, यानी लॉज बनाने के लिए नेशनल असेंबली हो गया, और एग्जीक्यूटिव तो राजा था ही। इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि अब ये सब कुछ होने के बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया और उसका एक प्रियम्बल बन गया। प्रियम्बल यानी कि जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जान होती है, सब कुछ उसमें लिखा होता है पहले पेज पे। ना पहले पेज पे इन लोगों का क्या था वो देखते हैं यहाँ पे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सो बिगिन किस चीज से था? इस डिक्लेरेशन से था कि मैन और सिटीजन का राइट क्या होगा। तो उसमें क्या क्या था? ये 4 इंपॉर्टेंट राइट उस पर दिए हुए थे। पहला, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हमसे कोई गलती होगी तो राजा हमारा या फिर कुछ भी कर दे। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये होगा कि हम कुछ बोलना चाहें तो हम बोल सकें। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हम कोई ओपिनियन देना चाहें तो हम दे सकें, उसके लिए कोई हमें सजा नहीं देगा। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी कि ऐसा नहीं कि राजा के बेटा के लिए अलग लॉ है और हमारे लिए अलग लॉ है, रानी के लिए अलग लॉ है या रानी की बेटी के लिए अलग लॉ है और हमारी बेटियों के लिए अलग लॉ है। ऐसा कुछ नहीं था, सब बराबर थे
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब लोग एक बराबर लॉ के नज़र में थे। नाउ ये लास्ट पार्ट देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज राइट्स वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, यानी ये नेचुरली मिलेगा जो फ्रांस में पैदा हुआ, और ये जो राइट्स हैं इन्हें आप हटा नहीं सकते हैं। ये सब लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मीन्स दैट दे बिलोंग टू ईच they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. Right? तो फ्रेंड्स अब हम आगे, हमारा इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1791 में। और क्या बात हुआ, फाइनली चेंज क्या हुआ? पहला चेंज हुआ, मोनार्की जो था, जो राजा थे, मोनार्की जो था वो चेंज होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया, यानी राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरा, एब्सोल्यूट रूल ऑफ किंग जो था वो चेंज होकर लिमिटेड पावर ऑफ किंग हो गया। राइट? उसके हाथ से जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव हट गया, अब उसका सिर्फ एग्जीक्यूटिव का पावर था। राइट? इस तरीके से सोसाइटी में पहला चेंज आया और हमारा ये पहला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर ले, क्योंकि ये सीरीज पूरा आता चला जाएगा और इससे आपके एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत हेल्प करेगा। और हम कुछ ऐसे भी वीडियोस लाएंगे जिसमें सारे पॉसिबल एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे कि 1 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड आंसर उसका क्या होगा, ये सारा हम लोग डील करेंगे आने वाले में। फर्दर इस कहानी का भी आगे बढ़ेगा अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि क्या राजा चुपचाप बैठ गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। राजा ने फिर आगे सोचा कि इसके लिए ये जो रेवोल्यूशन, इसको दबाने के लिए क्या किया जाए। तो पहले तो ससुराल पहुंचा और उसके बाद क्या किया अगले वीडियो में देखते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।